हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिक्षा के मंच पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एवरी वीक आपके पास आता रहूँगा। बस मैं थोड़ा सा किसी वजह से फिर से किसी काम में उलझ गया था, अपने वही आपके क्लासेस के काम में। जैसे कि कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, कभी गाज़ियाबाद, कभी मेरठ, कभी बागपत, कभी दिल्ली। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तो टाइम नहीं मिल पाया था। वेल, वापस आते हैं और आपके जो भी चीज़ें हैं या आपके जो फाइनली कुछ एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, तो उसके लिए जो करंट अफेयर आपको मुझे बतानी थी या आपको कराना था, तो वो भाई अब मैं कराने वाला हूँ आपको। और इस बार थोड़े से क्वेश्चन मैंने बढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों से जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि ये पूरा कंटेंट हिंदी में है, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको जो टर्मोलॉजी है उसको इंग्लिश में भी कराता रहूँगा। लेकिन हाँ, फाइनली ये है कि आपको इसमें ये देखना है कि चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो दोनों पर ही आधारित होगी। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख पाएंगे और हिंदी वाले भी देख पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया? ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये दक्षिण एशिया की बात कर रहा है। दक्षिण एशिया की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। नंबर एक, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ये आपके सारे के सारे जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ये उनका एक समूह है। और इसी के अंतर्गत ये एक सभी इन देशों ने मिलकर एक फिल्म बाजार को पूरी तरह से दक्षिण एशिया में जो इन सभी देशों की जो स्थानीय फिल्में बनती हैं उन सबको यहाँ पर पूरी तरह से जो अच्छी होती हैं उनको यहाँ पर दिखाया जाता है और उसी के आधार पर अवार्ड भी दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये एक गर्व की बात है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि दूसरा चीज़ क्या है। देखिए बच्चों, भारत की पूर्णिमा देवी वर्मा, सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दे कि ये कोई फीमेल नहीं है, ये मेल है, ठीक है। इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के किस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों, उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जिसको हमेशा देती है यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है। और ये एक पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों, उनका नाम है खालिद जावेद। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2018 में ही हुई थी, यानी कि हाल फिलहाल में ही की गई थी, ठीक है। और ये जो हुआ है ये हमारे देश का सबसे बड़ा जेसीबी पुरस्कार ये उभर कर आ चुका है। दूसरी चीज ये है कि सबसे अधिक धनराशि भी इसी के अंदर है, जो कि इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए एक पर्सन को, यानी कि जिसको भी ये सम्मानित दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है, उसको कितने मिलते हैं? लगभग 25 लाख रुपए मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
तो देखिए, एक सेकेंड, इनको सबको हटा देता हूं मैं। थोड़ा सा ये अलग सॉफ्टवेयर आया है तो इसलिए ऐसा हो रहा है ये, लेकिन कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टअप इंडिया ने किस पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन शुरू किया है? तो उसका नाम है मार्ग पोर्टल। बच्चों, स्टार्टअप इंडिया, सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया, ये तीनों ही पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्टार्टअप इंडिया जो पूरी तरह से MSME, जो कि एक स्मॉल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से ये प्रेजेंट करती है। चाहे इससे आप भी अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हो कहीं पर भी या किसी भी तरह से, और इस MSME में जाकर ज्वाइन भी हो सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है जो स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड है। बच्चों, ये चीज़ अरुण जेटली के माध्यम से भारत में चलाया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी तरह से ज़्यादा नौकरी की तरफ को ना भगकर बल्कि नौकरी देने वाले की कंडीशन में अगर आ जाएं तो देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम या बहुत ही रेयर ऐसे पर्सन या ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बारे में पूरी तरह से अग्रसर हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हमारे देश के अंदर एक इनसिक्योरिटी फील जो होती है कि पता नहीं बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर एक लचीलापन लेकर आना होगा, और वो जो लचीलापन है वो ये है कि टैक्स में छूट करनी होगी, क्योंकि टैक्सेशन इतना अधिक हो जाता है, कराधान इतना इस भारत सरकार के द्वारा बढ़ाया हुआ होता है कि लोग केवल मुनाफे पे कम और टैक्स पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि आखिर इसको भी हमें पे करना है, और ना करोगे तो कंपनी जो चलाई है उसको बंद होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ग्लोबल पैंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजेंस यानी कि रोगाणुओं को चिन्हित करने की कौन सी कार्य योजना तैयार की गई है? तो बच्चों, इस कार्य योजना का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो तैयार किया है, ये किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब ये आप भी जानते हैं कि कोई भी विश्व के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी पैंडेमिक चीज़ें अगर हो जाती हैं, जो एक आपदा हम कह सकते हैं, जो रोगाणुओं से संबंधित हो या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, मतलब हेल्थ से संबंधित हो, तो भाई इसका सबसे बड़ा श्रेय या कार्य जो करता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर, महात्मा गांधी और मंडेला के द्वारा यानी कि उनके नाम पर एक अवार्ड चलाया गया है जिसका नाम है गांधी मंडेला अवार्ड, को हाल ही में किस से प्रदान किया गया है? ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, किसे प्रदान किया गया है या किसे दिया गया है या किसे प्रदान हुआ है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये उनसे जो भी मतलब ये टाइपिस्ट हैं उनसे मिस्टेक हुआ है। तो आते हैं वापस, तो देखिए उनका नाम है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित और जो कि एक काम हो, शांत प्रिय व्यक्ति हो और जो अपने एक शांति तरीके से अपने काम को भी अंजाम देने की कोशिश करता हो और वो एक बहुत ही बड़े लेवल का हो, हमेशा उसी को ही प्रदान किया जाता है। उसके बाद जैसे कि आप लोग पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना पूरी तरह से दलाई लामा के पीछे पड़ा हुआ है, एज यू नो वेरी वेल, या आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। ठीक है, लेकिन हमें क्या मतलब, बाकी आगे देखते हैं। एक सेकेंड, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है। तो बच्चों, इसकी थीम है
हिंद और प्रशांत महासागर पहल का संचालन। ठीक है, इसका थीम क्या है? हिंद और या हिंद डैश प्रशांत महासागर पहल, ठीक है, जो की गई है उसका संचालन करना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 9वीं भारतीय यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस पूरी तरह से जो किया गया है, इस नीति का जो शुभारंभ हुआ है, आयोजन हुआ है, वो हमारे देश की नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय यूरोपीय संघ विदेश नीति। अब देखो, जाहिर सी बात है, अब आप सोचेंगे कि भारत और पूरा यूरोपीय संघ, जिसको आप यूरोप यूनियन आप जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर अराउंड कम से कम 25 के अराउंड देश आते हैं, इससे ज़्यादा भी होंगे, थोड़ा सा डेटा मिस हो रहा है, लेकिन सिंपल सी बात है ये। अब आप सोचिए कि अकेला भारत अपना एक तरफ और बाकी सभी देश एक तरफ, जिससे हमारे देश ने समझौते किए हैं और ये हमारे यहीं भारत में आकर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है, जो कि नोवा है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और ये पूरी तरह से ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इस पर क्या चीज़ तैयार की जा रही है? हमारे देश की विदेश नीति तैयार की जा रही है। किसी भी देश का या कोई भी देश होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वह अगर मूव कर रहा है, रन कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी विदेश नीति बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग है। ठीक है, तभी वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही ग्रो करता रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 2022 और 23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश ने की है या किस देश को मिली है? ठीक है, अभी ये होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जो इस चीज को आपको याद रखना है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो वो देश यानी कि भारत है। और ये अपने आप में थोड़े पूरा एक गर्व की बात है कि आप इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मोदी की तारीफ कर रहा हूँ, किसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अध्यक्षता केवल उसी को यहाँ पर दी जाती है जिसका पूरी तरह से ग्लोबली चेहरा बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और उसका देश भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा होता है, तो डेफिनेटली उसको ये चांस या मौका दिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग गहराई से ज़रूर समझें कि जो भी या जिस किसी भी देश के साथ जो भी समझौते होते हैं, उन सभी समझौतों में एक सबसे बड़ी सिंपल सी चीज़ ये होती है कि जिस देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उस देश के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रिपल पी मॉडल पर काम किया जाता है। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा कि कभी जो अब कपिल शर्मा शो चल रहा है और जिसमें ग्रोवर है, सुनील ग्रोवर आर्टिस्ट थे, वो हमेशा उसको एक फीमेल बनकर जब आते थे तो इस गाने को जरूर गाते थे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो ये बहुत पुराना एक सॉन्ग रहा है जो कि किसने गाया, ये किसने गाया था या किसने बनाया था? तबस्सुम गोविल ने बनाया था। याद रखना 100 के 100% ये किसी न किसी एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से भी थोड़ा सा रिलेटेड है और हो सकता है कि आईएएस के प्री में भी इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? सबसे पहली चीज तो यह है कि हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है। पहले तो ये कि उसका नाम क्या रखा है, वो है कॉमेंग। ये उस राज्य के अंदर एक जगह का नाम है, ठीक है, जिसके नाम पर ये रखा गया है। कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का
इसको बनाया गया है। एक सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा नॉलेज और भी दे दूं कि कोच्चि एक ट्रिपल मॉडल की जो मैंने बात की थी कि कोच्चि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरा का पूरा किसी से भी कोई भी किसी भी प्रकार की ना राज्य सरकार से ना केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं लेता है, लेकिन उसने भी अपना सोलर एनर्जी से जो मेगावाट स्थापित किया है वो केवल 63 है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को चलाता है। तो सोचिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कितना बड़ा होता है। तो ये अब पूरी तरह से ये सोचो कि कितने लोगों को सर्विस दे सकता है। वो तो सोलर एनर्जी है, ये तो अच्छा खासा पावर बनाई जा रही है एक स्ट्रांगली जो आपके घरों तक पहुंचती है। ठीक है, तो याद रखनी चीजें। नेक्स्ट पर आते हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर कौन है जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो उसका नाम है अरुण गोयल। इसमें कोई ऐसी खास बात बताने की नहीं है, तो इसलिए इसका बस डायरेक्ट ही आपको नाम याद रखना है कि वो कौन है जिसे हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाया गया है, इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, या इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर यानी कि जो चीफ है वो बनाया है। तो उसका नाम क्या है? अरुण गोयल। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 100% रखा हुआ मिलेगा भाई, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो, ये 100% रखा हुआ मिलेगा, क्योंकि एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसी भी भारतीय महिला ने आज तक कोई अवार्ड नहीं जीता था, क्योंकि अब जिसने जीता है उसका नाम है मनिका बत्रा। ठीक है, तो वह भारत की पहली भारतीय महिला बन गई है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसका नाम डॉनी पोलो एयरपोर्ट रखा है। अच्छा, एक सिंपल सी और बात है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अब से पहले जो चाइना है वो बार बार हमारे इस राज्य पर कुछ ज़्यादा ही निगाह रखे हुए है। तो ज़्यादा निगाह रखे हुए, तो इसका मतलब ये है कि अपनी गतिविधियां यानी कि भारत सरकार की जो गतिविधियां होनी चाहिए, किसी भी जो बॉर्डर से लगे हुए स्टेट हैं, अगर वहाँ पर गतिविधियां नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि दूसरा देश जो कि इस गलत मानसिकता को रखता है, वह पूरी तरह से जानता है कि इस पर यहाँ अपना कार्य करना, यानी कि जो वो करता रहता है, अपनी आर्मी भेजता है, कुछ ना कुछ गलत करता रहता है, जो अपनी सीमा को बढ़ाता रहता है, तो वो जो काम हो रहा है केवल इसी वजह से रुक सकता है कि जब यहाँ पर भारत सरकार या किसी भी सरकार की गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो वो स्टॉप की जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये नाम देखिए कि पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसका नाम क्या है? डॉनी पोलो एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अब ये देखिए कि यहां बात आ रही है बिजनेस मीट की। ठीक है, अब ये मीट मतलब मीट वो मीट नहीं है, ये मीटिंग वाला मीट है। ठीक है, कभी कुछ और इसको सोचें। तो प्रेसिडेंसी में जो G20 की बिजनेस मीट होगा, ठीक है, उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये चीजें होंगी कहां पर? कोहिमा, नागालैंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। और भाई बीच बीच में मैं अभी आपको एक बात बोल देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट हैं। कंटेंट इसमें भी बुरे नहीं हैं, सारे जितने भी कंटेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं। तो चलिए अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे कि खुद भी आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये कंटेंट किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, कतर में फीफा
वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उनका ये है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? भारत की पहली स्काई डाइवर महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है लॉन्स नायक मंजू, एक आर्मी में है ये, ठीक है, इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, पीएम मोदी ने तीसरे नो मनी फॉर टेरर याद रखना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह आयोजित की गई है नई दिल्ली में। असल में क्या है कि जितने भी हमारे एशियन कंट्री के जितने भी देश हैं वो सभी के सभी, और जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वो सभी, इस चीज़ में ये कहा जाता है कि कोई भी किसी प्रकार का जो टेररिस्ट गतिविधियां होती हैं या जो इसको बढ़ावा मिलता है उसके लिए फंड कोई भी देश प्रोवाइड ना कराए। ये आयोजित या इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? आपके देश नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, ईडी के डायरेक्टर, बड़ा फेमस रहा है ईडी, आप लोग जानते भी होंगे, कुछ गलत मत करना नहीं तो ईडी आपके घर आ जाएगी, ठीक है। ईडी के डायरेक्टर को हाल ही में 1 वर्ष का और सेवा विस्तार दे दिया गया है। रीजन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सी बात है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, मन मुताबिक कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो ऑटो रिक्शा वाला उसके पास भी अगर 10-15 लाख मिल गए तो भैया ये वहां पहुंच जाएगा, इतने पैसे पे भी पहुंच जाएगा। ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो उसका नाम है संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। तो अब ये पहले से भी थे तो इनका 1 साल के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये मैंने बात जो बोली है वो इस वजह से बोली है कि कहीं भी किसी आईएएस ऑफिसर के घर में 10 लाख मिल गए, 20 लाख मिल गए, ये नॉर्मल हैं, इतना मिलना कोई स्वाभाविक नहीं, मतलब स्वाभाविक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी ईडी को पहुंचा दिया जाता है। लेकिन खैर कोई नहीं, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं, इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण 4th एडिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। अब देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं समझना है, ये एक केमिकल की चीज़ों से, यानी कि जो पेट्रोलियम है या उससे अलग हैं, केमिकल से संबंधित हैं, उनसे संबंधित जो भी एक ये हमारा एक संगठन बनाया हुआ है, इसका चौथा संस्करण का उद्घाटन कहाँ कर दिया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो इंजीनियर लेवल पर होते हैं तो उनमें ये सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अतिरिक्त मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है, वो किसे दिया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? किसके साथ MOU साइन किया है? तो बच्चों, सबसे पहली चीज देखिए कि उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। कुछ चीजें हैं विनियमन करना या उसका पर्यवेक्षण करना, तो सिंपल सी चीजें हैं, ये एक में अलग से RBI से संबंधित एक टॉपिक लेकर आऊँगा जो स्पेशल है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों को एडिशन किया है और वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़कर जा चुके हैं तो मैं उनको तो वापस बुलाकर ये नहीं कह सकता कि बच्चों आओ और यहाँ पर जो टॉपिक है उसे एक बार दोबारा से देख लो, तो उनको अपडेट भी कराना बहुत ज़रूरी है और आप तो अपडेट होंगे ही होंगे। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने में और इसको भी करने में,
ठीक है, और ऊपर से ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिंक भी है, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आरबीआई का अलग से एक बैच यानी कि अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा आरबीआई के बारे में होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि बच्चों जितना भी हो सकता है आप ज़रूर कोशिश करें कि जितना भी पढ़ सकते हैं, जितना भी कंटेंट को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हर जगह पहले पहले आ रहा है, तो भैया जो पहले पहले आ रहा है ना, इस बात को जरूर याद रखें कि सवाल यहां से 100 के 100% किसी न किसी एग्जाम में, चाहे देखो कोई सा भी हो, मैं छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक जा रहा हूं, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो किसी भी एसआई का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे किसी भी जगह का हो, अगर वो पूरी तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब कंप्लीटली बात है कि जहाँ प्रथम की चीज़ हो रही है तो वहाँ पर कमीशन गौर कर लेता है कि ये पहली बार हुई है, तो इससे सवाल क्यों ना कर लिया जाए। तो ये आपके यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, ठीक है, के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उसका नाम है शरद अंचिता कमल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, यानी कि जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया या और भी हैं, तो इस तरह से ये पर्यटन मार्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उसका आयोजन आपके भारत मिजोरम राज्य में किया जा रहा है, आइजोल में, जो कि एक शहर है मिजोरम का, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पैसा अधिनियम को किस राज्य में लागू किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें आते हैं और देखिए, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे चुना गया है? पूर्णकालिक का मतलब होता है परमानेंट मेंबर, ठीक है, परमानेंट मेंबर इसको बोला जाता है। और परमानेंट मेंबर में जो चुने गए हैं वो कौन है? अरविंद विरमानी, ठीक है। ये मैं एक अलग से जब इकोनॉमिक्स की क्लास होगी तो मैं आपको जरूर वहां पर बताऊंगा कि इसमें केवल और केवल 4 मेंबर होते हैं और चारों मेंबर पूरी तरह से परमानेंट मेंबर होते हैं। इसकी नियुक्ति हमेशा कैबिनेट करती है और कैबिनेट करने के बाद यह पूरी तरह से निर्धारित कर दिया जाता है कि इसमें जब तक मतलब यानी कि जो उसका कार्यकाल है, कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष तक का, यानी कि पूर्ण कार्यकाल के साथ पूर्णकालिक सदस्य बना रहेगा। बाकी और भी मेंबर्स होते हैं उनका इतना नहीं होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये अपने अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, ये अपने कार्य के एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? सैम करन, यानी कि इंग्लैंड के हैं जिन्हें ये चुना गया है। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के, ठीक है, किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक विकेट हासिल की है? ठीक है, तो उनका नाम है हसरंगा, काफी नाम सुना होगा, श्रीलंका के हैं, 15 विकेट इन्होंने लिए हैं। और कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो भैया क्लियर सी बात है, ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है, केवल ये है कितनी विकेट ली है और कौन किसका नाम है और उस टूर्नामेंट का नाम क्या है, जिसके कारण इसे पूरी तरह से वो अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, किसने हाल ही में इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेस्ट जीता है? उसका नाम है श्लोक मुखर्जी। नेक्स्ट, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? उनका नाम है नताशा पिर्क मुसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, पीएम मोदी ने
भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, ये आपको बताऊंगा, और भी चीजें हैं इसमें। भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को किस राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो रवाना किया गया है तो वो कहाँ है? कर्नाटक में है। बच्चों, भारत सरकार ने, बल्कि यही कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे देश यानी कि उत्तर भारत में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पूरी तरह से एक काशी ही नहीं बल्कि जितने भी धाम हैं उन पर पूरी तरह से ये ट्रेन चलाई गई है। इसी तरह से कर्नाटक में भी बहुत सारे ऐसे धाम हैं या बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि जो एक रिलीजियन प्लेस होते हैं वहाँ पर इनको चलाया गया है। तो इसको चलाने का श्रेय भी किसे जाता है? मिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, दोनों, ये केंद्र मंत्रालय किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट ने किस राज्य या किस राज्य की तो बात होगी, किस शहर में 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो वो मुरैना में किया है। दोनों ने मिलकर काम किया है। लेकिन असल में आपको इंटरनली बता दूं कि इसका आयोजन पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, जिसका श्रेय वहां की सरकार केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भी दे रही है। चलिए, खैर, इनकी आपस की चीजें हैं, किसी को भी श्रेय दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र में भी रहना है और राज्य में भी रहना है, तो राज्य को भी मनाना है और केंद्र को भी मनाना है। तो जो केंद्र में है उसे केंद्र के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टीम इंडिया के किन 2 स्टार बल्लेबाजों को T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है? तो वो 2 हैं, एक तो विराट कोहली हैं और दूसरे मिस्टर सूर्य कुमार यादव हैं। ठीक है, इसमें कोई खास ऐसा बताने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। 2 स्टार बल्लेबाज हैं जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद वर्ष 2023 में महिला विश्व कप यानी कि महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो इसमें कहने वाली बात नहीं है, आजकल भारत ही इस चीज़ों में आगे आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस नाम से सिंगल विंडो की सुविधा शुरू की है? उसका नाम है वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, वीरांगना सेवा केंद्र। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए, ठीक है, कल्याण और शिकायत निवारण हेतु किस पोर्टल या किस वेबसाइट, सिंगल विंडो का मतलब होता है वेबसाइट, की सुविधा शुरुआत की है? तो उसका नाम क्या है? वीरांगना सेवा केंद्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट, सॉरी इसको हटा देता हूं मैं। ओके, तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये अगर आपने देखा है तो एक सिंपल सी बात है भाई, जो भी अगर आप चाहें बच्चे, तो ये जो करंट अफेयर, ठीक है, यहाँ मैं इसलिए थोड़ा सा रुका भी और थोड़ा सा ये देखना भी है। देखिए, मेरा एक ग्रुप है जो टेलीग्राम पर है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय अमित डाहलिया। ठीक है, आप पूरा का पूरा ये नाम उस पर डाल दीजिए और सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही नाम लिखा हुआ है। तुरंत के तुरंत आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जितनी भी PDF फाइल हैं, ठीक है, जितने भी PDF फाइल हैं सभी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो,
चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे इको से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे वटेवर जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी तरह से आपके पास वो आ जाएगा। एक और क्लियर सी चीज़ है कि बच्चों जितना भी हो सकता है मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इसके फॉलोवर्स बढ़ाएं और सब्सक्राइब जितना करा सकते हैं सब्सक्राइब इसको कराएं, क्योंकि सब्सक्राइब के कोई पैसे तो लगते नहीं है, एक केवल बटन दबाने की बात होती है। और मेरे इतने नोटिफिकेशन नहीं आते हैं कि बच्चे परेशान हो सकें, ना ही ये कोई एग्ज़ामपुर है या वटेवर जितने भी बड़े हैं, ऐसा कोई भी ये चैनल नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो सकें, इससे परेशान नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो भी आपको डेटा दूंगा बच्चों वो पूरा क्लियर और सटीक होगा, क्योंकि मैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर से इसको जगह जगह से छाट कर, इस वजह से मुझे थोड़ा सा देरी भी हो जाती है। थोड़ा सा जिस दिन कंटेंट राइटर मुझे मिल गया, मैं ये सब बच जाएगा मेरा, जितना भी इतना टाइम लगता है अब मुझे खुद को ही करना होता है। खैर कोई नहीं बच्चों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी चैनल पर, और बने रहिए पूरी तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता रहता है कि कौन सा बच्चा कितना पसंद कर रहा है और क्या कमी है, उस कमी को भी बता सकते हो, क्योंकि मुझे कोई अगर कमी बताता है तो मुझे उसके लिए बिल्कुल भी कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।